8 अगस्त की रात खगड़िया के एक पॉश कॉलोनी में एक आलीशान 4 मंजिला इमारत के सामने पुलिस की 15 जवान की टीम पहुंचती है। घर का नाम है परमेश्वरी भवन। 7000 वर्ग फीट में फैला महंगी इटालियन टाइल से सजा है। अंदर स्विमिंग पूल है, बियर बार है और अपना निजी थिएटर है। बाहर खड़ी है भारत सरकार की बोर्ड वाली एक ड्राइवरलेस टेस्ला कार, साथ में टाटा सफारी। घर के हर कोने पर 25 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे रखे हुए हैं। ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सेट नहीं, ये हकीकत है। इस शानो शौकत के मालिक का नाम है मनीष गुप्ता उर्फ चिकू, जो खुद को आईएएस अफसर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताता है। लेकिन पुलिस ने पर्दा उठाया तो पूरी कहानी झूठ निकली। आज सुनिए इस फर्जी अफसर की पूरी कहानी और ये भी कि उसकी 100 एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति का आगे का क्या होगा। कहानी शुरू होती है जुलाई के आखिरी हफ्ते में, जब दिल्ली से बिहार पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है। पटना मुख्यालय इस पर गंभीरता से एक्शन लेते हुए खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह को तुरंत जाँच के आदेश देता है। एसपी जिला जाँच इकाई यानी DIU और STF की एक साझा टीम बनाते हैं और 8 अगस्त की रात छापेमारी की योजना बनाई जाती है। जब पुलिस टीम मनीष के घर पहुंची तो उसने बड़ी दिलेरी से खुद को NSA अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट और IAS अधिकारी बताया। लेकिन पुलिस की जांच में उसका एक एक दावा झूठा साबित हुआ और जो कुछ भी उस घर से बरामद हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IAS लिखा बोर्ड और टेस्ला, टाटा सफारी, 31.24 लीटर विदेशी शराब और बियर, 5 आईफोन, 2 मैकबुक, 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक, कथित फर्जी पहचान पत्र और यहाँ तक कि 12 सिंगा व हिरण के सिंग भी थे। इसके अलावा महंगे ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी सामान और विदेशी ड्राई फ्रूट्स भी घर से मिले। सबसे चौंकाने वाली बात, घर में मिली एक बोतल शराब की कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि मनीष कनाडा और अमेरिका से पैसों का लेन देन करता था और सबसे दिलचस्प, गिरफ्तारी के बाद भी मनीष का रंग ढंग नहीं बदला। उसे जब थाने लाया जा रहा था तब भी वो अपनी असली टेस्ला कार में सवार होकर गया और मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। गिरफ्तारी के बाद खगड़िया पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS की धारा 106 के तहत मनीष की सारी चल अचल संपत्ति जब्त कर उसे जेल भेज दिया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है कि इतनी बड़ी दौलत का आगे क्या होगा। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वदेव सिंह इस पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम समझाते हैं। अब पुलिस मनीष के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाएगी और फिर BNSS की धारा 107 के तहत SP की मंजूरी लेकर अदालत में संपत्ति कुर्क करने की अर्जी दाखिल करेगा। अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि पूरी संपत्ति ठगी के पैसे से बनी है तो कोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को संपत्ति नीलामी कर ठगी के शिकार लोगों में पैसा बांटने का आदेश दे सकती है और बची या लावारिस अवैध संपत्ति राज्य सरकार के खाते में चली जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। वकील जो है, जिनका नाम सर्वदेव सिंह, बताते हैं कि मनीष एक प्रोफेसर का बेटा है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक ठाक रही है। अगर वो अदालत में साबित कर देता है कि उसकी कुछ संपत्ति जैसे पैतृक जमीन या किसी वैध कारोबार से हुई कमाई अपराध से पहले की है तो उसका ठगी से कोई लेन देन नहीं होगा, तो अदालत वह हिस्सा उसे वापस लौटा भी सकती है। सोचिए, एक सामान्य लड़का जो खुद को अजीत डोभाल का एजेंट बताता है, NSA का एजेंट बताता है और बिहार में अपना एक अलग साम्राज्य, अलग दुनिया बसाकर रह रहा है। यहाँ तक कि बिहार, जिसमें ड्राई स्टेट कही जाती है, वहाँ पर महंगे शराब की बोतलें भी मिल रही हैं। इसके अलावा मनीष पर 2 अलग अलग मामले चलेंगे। घर से मिली 31 लीटर अवैध विदेशी शराब को लेकर बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत अलग अलग कार्रवाई होगी, परिसर सील होगा और गाड़ियां जब्त होंगी। वहीं 12 सिंगा के सिंग मिलने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज होंगे। और चूंकि उसका अमेरिका कनाडा में भी लेन देन है, इसलिए आगे चलकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED भी इस मामले में एंट्री ले सकती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसके सभी 8 बैंक खातों और संपत्ति को फ्रीज की जा सकती है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर समझते हैं कि जब भी कोई जांच एजेंसियां छापा मारती है, उसके बाद जब्त किए गए पैसे और संपत्ति का सफ़र कैसा होता है।
सर्वदेव सिंह के मुताबिक हर छापेमारी के 2 हिस्से होते हैं। पहला गिरफ्तारी और पूछताछ, दूसरा सबूत जुटाना। और यह जरूरी नहीं कि एक आरोपी के यहाँ सिर्फ एक बार ही छापा पड़े। यह प्रक्रिया कई चरण में चल सकती है। सबसे पहले जब्त किए गए कैश का विस्तृत पंचनामा बनाया जाएगा। कितने पैसे मिले, कितनी गड्डियां हैं, कितने 100, 200, 500 के नोट हैं, सब कुछ दर्ज होता है। अगर किसी नोट पर कोई खास निशान या लिखावट हो या पैसे किसी लिफाफे में बंद मिले तो उसे जांच एजेंसियां अपने पास बतौर सबूत सुरक्षित रख लेती हैं। बाकी बचा हुआ पैसा रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक जैसे बैंकों में जमा कर दिया जाता है और कई बार जांच एजेंसियां कुछ हिस्सा मामले की सुनवाई पूरे होने तक अपने पास ही रख सकते हैं। अब हर जांच एजेंसी के लिए संपत्ति अटैच रखने की एक समय सीमा भी तय है। आयकर विभाग बेनामी संपत्ति कानून के तहत अधिकतम 60 दिन या 2 महीने के लिए संपत्ति अटैच कर सकता है। अगर इतने वक्त में वो अदालत में अपना दावा साबित नहीं कर पाता तो संपत्ति अपने आप रिलीज हो जाती है। ईडी की सीमा इससे ज़्यादा है। वो अधिकतम 180 दिन यानी 6 महीना तक प्रॉपर्टी सीज रख सकती है और इस दौरान अदालत में जब्ती को सही साबित कर दे तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो सकता है। हालांकि इसके बाद आरोपी को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 45 दिन का समय ज़रूर मिलता है। बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच निगरानी विशेष इकाई यानी कि SVU और आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU करती है। यह तीनों एजेंसियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के तहत काम करती हैं और कानून के मुताबिक कारण बताओ नोटिस जारी होने के 6 महीने के भीतर संपत्ति जब्ती की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना अनिवार्य है। वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच अधिकारी शुरुआत में अधिकतम 4 महीने के लिए ही संपत्ति कुर्क कर सकते हैं। इसके बाद मामला निर्णायक प्राधिकरण के पास जाता है जो पहले 1 साल के भीतर अंतिम फैसला देता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आखिरी और सबसे बड़ा अधिकार हमेशा अदालत के पास ही रहता है। तो बिहार जैसे राज्य में इतने बड़े भ्रष्टाचारी और इतने महंगे शराब की बोतल रखने वाले मनीष आखिरकार अजीत डोभाल को अपना मेंटोर मतलब अजीत डोभाल की टीम का क्यों बताते हैं, NSA का क्यों बताते हैं? अब मामला अदालत में जाएगा तो जब्त की गई हर चीज़ जैसे कैश, गहने, संपत्ति सबूत के तौर पर पेश की जाती है। अगर अदालत जब्ती के पक्ष में फैसला सुनाती है तो पूरी संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन अगर जांच एजेंसियां अदालत में अपनी बात साबित नहीं कर पाती तो संपत्ति उसी व्यक्ति को वापस लौटा दी जाती है जिससे वो संपत्ति जब्त जो है वो की गई है। कई बार अगर मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो अपीलकर्ता वहां अपनी संपत्ति को वैध साबित कर देते हैं तो उससे सारा जब्त सामान वापस मिल जाता है। कुछ मामलों में अदालत जुर्माना लगाकर भी संपत्ति लौटाने का रास्ता खोल देती है। यानी संक्षेप में कहें तो जांच एजेंसियां अपने प्रशासनिक अधिकार से संपत्ति को अटैच कर लेती हैं लेकिन उस पर अंतिम मुहर हमेशा अदालत के आदेश का ही लगता है। तो मनीष गुप्ता और चीकू की कहानी सिर्फ एक फर्जी अफसर की गिरफ्तारी भर की नहीं है। यह उस पूरे कानूनी तंत्र को समझने और एक मौका बन गई जो तय करता है कि आखिर अपराध से कमाई की गई दौलत का अंजाम क्या होता है। अभी जांच अपने 4थे दिन में है और आगे ईडी और वन्य जीव संरक्षण विभाग की भी एंट्री हो सकती है और यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर में मनीष की 100 करोड़ से ज़्यादा की यह आलीशान दुनिया जिसका डिज़ाइन खुद मुकेश अंबानी के इंटीलिया से प्रेरित बताया जा रहा है किसके हाथ में जाती है, सरकार के या वापस उसी के पास लौट आती है, ये देखना होगा। आपकी क्या राय है? क्या मनीष की पूरी संपत्ति जब्त होगी या फिर कुछ और मामला जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर पर आगे की अपडेट हम आपको जल्द ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।